हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय दोलन अर्थात ऑसिलेशन के पार्ट 11 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज हम इस पूरे अध्याय के लास्ट टॉपिक को करने वाले हैं, जिसका नाम है सरल आवर्त निष्पादित करने वाले निकाय, जिसमें हम सरल लोलक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं। निकाय यानी कि सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो सरल आवर्त गति निष्पादित यानी कि दिखा रहे होंगे, जो सरल आवर्त गति का प्रदर्शन कर रहे होंगे, ठीक है, जो उसको दिखा रहे होंगे अपने में। तो उसमें हम सरल लोलक के बारे में समझेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में। वैसे और भी ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपने कंपाउंड पेंडुलम नाम सुना होगा, पिंड लोलक जिसे हम कहते हैं, वो भी एक होता है। वो इससे थोड़ा अलग होता है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है। लेकिन सिंपल पेंडुलम आपने घड़ियों में देखे होंगे इस तरीके से, जो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, या फिर आपने अपने कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा इससे रिलेटेड। तो लैब में ऐसा होता है कि जैसे हमने एक दृढ़ आधार लिया और उससे एक डोरी ली और यहाँ पे एक गोला सा टांग लिया, जैसे अभी हम देखेंगे क्या कहते हैं। फिर उसके इधर-उधर गति करा के हम दोलन को गिनते हैं कि कितने ये दोलन कर रहा है, उसका आवर्तकाल कितना है, ये सब हम देखते हैं। तो वो सरल लोलक है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम देखने क्या वाले हैं, ये इसका पूरा अरेंजमेंट होगा, इसमें हम सारी चीज़ों को समझेंगे अभी। तो हम ये देखने वाले हैं कि मध्यमान स्थिति से लघु विस्थापन, ये यहाँ पे ऐसी स्थिति है, ये इसकी मध्यमान स्थिति है। इससे थोड़ा हमने विस्थापित किया हुआ है ये, इसीलिए ये जो डॉटेड थी कि यहाँ पे वो पहले था, अब हमने ऐसे रखा हुआ है उसे। तो लघु विस्थापन जब ये करेगा, तो ये जो पूरा लोलक होगा, यानी कि पूरा अरेंजमेंट में अभी हम देखेंगे, उसकी गति सरल आवर्त गति होगी। हमने लघु विस्थापन ही क्यों लिया होगा? थोड़ा सोचिए क्यों लिया होगा? देखिए, लघु विस्थापन हम तब लेते हैं क्योंकि हमने ये कहा था सरल आवर्त गति जब टू एंड फ्रो मोशन यानी इधर-उधर गति होती है सरल रेखा में। अब सरल रेखा में तभी हो पाती है जबकि जो विस्थापन होंगे इधर-उधर, वो बहुत छोटे-छोटे हों। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो हमने पार्ट 1 वीडियो की थी, उसमें हमने कंपन और दोलन में अंतर सीखा था, वहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ लघु विस्थापन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस अरेंजमेंट को समझते हैं। इस अरेंजमेंट में सबसे पहले तो हमारे पास m द्रव्यमान का एक लघु आमाप का एक गोलक है। वो गोलक है ये वाला, ठीक है? ये गोलक जिसको हम बॉब भी कहते हैं, इस गोलक को, यानी कि जो यहाँ पे नीचे, ये ऐसे समझिए मत इसे, मतलब ये इस तरीके से लाइन होगी तो ये बीच में यहाँ पे हमने नीचे की तरफ एक गोला लगाया है। ये गोला समझिए, ये गोलक है, यानी बॉब इसे कह रहे हैं। m द्रव्यमान का है और छोटा आमाप, आमाप यानी साइज़ का, छोटी साइज़ का है। और एल लंबाई के द्रव्यमानहीन न खींचने योग्य डोरी के सिरे से बंधा है। अब ये जो डोरी है, ये मतलब इसको, जिसको हमने इधर खींच लिया, मतलब इधर की तरफ कर लिया, तो वो ऐसी डोरी है जिसका द्रव्यमान को हम मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल है। बहुत ज़्यादा उसका द्रव्यमान नहीं होगा, तो द्रव्यमानहीन हम कह सकते हैं। और वो खींच नहीं सकती। ऐसे नहीं होगा कि वो खींचती रहेगी, लंबाई में बढ़ती रहेगी, ऐसा नहीं। ऐसा है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इधर-उधर मूव कर सकती है, लेकिन लंबाई में नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंड नहीं करेगी, ऐसा हमने लिया है। तो ये चीज़ समझ गए आप कि एम लिया, जो गोलक है, यानी कि ये, ठीक है? ये यहाँ पे क्यों कह रही थी मैं, जब ये अपनी माध्य स्थिति में था। अभी ये डॉटेड इसलिए कि माध्य स्थिति ये अब आपने इधर कर रखा है, यानी कि इधर। और ये वाली जो डोरी है उसकी लंबाई एल है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, इस पॉइंट से। और ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी, ये हमारे पास है, डोरी का एक सिरा दृढ़ टेक से जुड़ा हुआ है। डोरी का ये जो सिरा है, एक सिरा यहाँ पे और एक सिरा यहाँ पे, ये दृढ़ टेक है। टेक यानी कि बिल्कुल दृढ़ आधार आपने रखा है कि ये हिले ना, ये पूरा अरेंजमेंट कोई भी मतलब इधर-उधर हिले ना, इसके लिए। तो ये पूरा अरेंजमेंट है। अब हमने कहा कि मान लीजिए उसकी प्रारंभिक स्थिति से, मतलब प्रारंभ में हमने कहाँ पे रखा, माध्य स्थिति ये थी, हमने इसको थोड़ा-सा विस्थापित करके यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया। ठीक है? तो ये थीटा एंगल, ये वाला एंगल है। और अब ये सारी चीज़ें अभी मैं समझाऊँगी आपको, ये सारे के सारे इस पे बल है। ठीक है? तो ऊर्ध्वाधर से बना कोण थीटा है मान लिया। हम किस पे फ़ोकस करने वाले हैं? हम फ़ोकस करने वाले हैं कि छोटे-छोटे विस्थापनों के लिए ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम थीटा से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें। तो माध्य स्थिति स्थिति के लिए, यानी कि जब डोरी यहीं पर होगी, तो थीटा इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि तब माध्य मतलब जो वर्टिकल है पूरा, उससे कोई एंगल नहीं बन रहा होगा। वर्टिकल एंगल कब बदल रहा है? जब वो थोड़ा इधर-इधर, इधर-इधर, इधर-इधर खिसक रही है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब इसके बाद गोलक पर कार्य करने वाले बल देखते हैं हम। गोलक कहाँ है? ये। ऐसे रहता है ये, ऐसे करके। और इस गोलक पर जो अभी इस स्थिति में लेकर गया है, लेकर मतलब वो ऐसे ही होता है ना, 2 एंड्स के बीच में इधर-उधर गति करता है और अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर, तो वो उस पर का यहाँ पे वो m द्रव्यमान का गोलक है। इस पे कौन-कौन से बल काम करेंगे? इस पे 2 बल कार्य कर रहे होंगे। एक बल होगा डोरी की लंबाई के अनुदिश तनाव।
देखिए, वो चीज़ खिंचाव है, मतलब यहाँ पे उसकी कुछ गोलक है, तो वो जो बॉब है उसके कारण यहाँ डोरी में कुछ खिंचाव होगा, वो ऊपर की तरफ होगा क्योंकि डोरी ऊपर से बंधी है। तो वो खिंचाव इसीलिए ऐसे दिखाया गया है, ठीक है? ये टी दिखा रहा है कि वो खिंचाव है, ठीक है? उस पे अब क्योंकि गोलक है, तो गोलक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इस तरीके से वो गोलक है। तो इस गोलक का m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान की वजह से उसका जो पूरा टोटल भार है, वो mg होता है। द्रव्यमान गुणा जितना त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो वो उसका भार, किसी भी वस्तु का भार mg, तो वो नीचे की तरफ है। अब हमने इस पूरी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा रखा है और ये एंगल देखा कि ये एंगल तो थीटा ही होगा। अब ये एंगल सोचिए क्यों थीटा होगा? थोड़ा सोचिए खुद से। इसलिए थीटा होगा क्योंकि अगर आप वैसे मैथमेटिकली भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, इनको अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये एंगल सेम-सेम हो जाते हैं, संगत कोण जिन्हें हम कहते हैं। मतलब इसी तरीके से वो सेम हो जाते हैं कि 2 पैरेलल लाइन्स है, ऐसे में भी हो सकती है, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, या ऐसे में ये वाली लाइन जो है वो ऐसे में है, ठीक है? तो इसीलिए वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके पास दोनों के दोनों सेम हो जाएँगे। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें जो आपको mg cos थीटा, mg sin थीटा ये क्यों दिख रहा है? तो वो ये गोलक है, उस पर mg नीचे की साइड है, ये हमने समझ लिया ये थीटा है। अब आप इसको, क्योंकि mg तो आपके पास एक बल है, वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि को आप घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो थीटा जिसकी तरफ आपको पता होता है, वो कौन-सा होता है? cos थीटा, है ना? तो mg cos थीटा ये बल है, mg उसके आगे लगा लिया। और इसी तरीके से आप इसी के लंबवत ऐसे खींचेंगे, क्योंकि जब नॉर्मली आपको एक सदिश ऐसे दिया होता है, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जब आपको अगर ये f पता होता, तो ये f cos थीटा, ये f sin थीटा, तो इसीलिए ये वाली चीज़, ये वाली डायरेक्शन इस वाले के परपेंडिकुलर है। तो ये है वो mg sin थीटा और ये है mg cos थीटा। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दूसरा बल क्या है? दूसरा बल गुरुत्व के कारण, ये तो हमने देख लिया mg। अब यहाँ पे जो नेट फ़ोर्स होगा, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूँ इस बिंदु पर जो नेट फ़ोर्स है वो कितना? T ऊपर की साइड है, mg cos थीटा तो नीचे की साइड होगा, क्योंकि नीचे की साइड mg था। तो T ऊपर और नीचे की तरफ mg cos थीटा, मतलब नीचे इधर की तरफ, तो ये T माइनस mg cos थीटा, इस पॉइंट पर ये जो बल है वो ये होगा। और इधर की साइड को जो एक बल लग रहा है वो तो mg sin थीटा है, उसको कोई बैलेंस मतलब वहाँ पे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब वहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास, इसमें हम ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक बल है, नेट बल, इधर की साइड एक बल है। अब क्योंकि ये एक स्पर्श रेखा की तरह है, स्पर्श रेखा क्यों? क्योंकि जब कोई भी वस्तु इस तरीके की, या यहाँ पे जो गोलक है वो इस तरीके से गति कर रहा है, तो वो एक छोटा-सा पाथ, एक आर्क जैसी, यानी कि एक चाप जैसा जो वो बना रहा है, वो वृत्तीय गति जैसा बना रहा है। और उस वृत्तीय गति में ये एक स्पर्श रेखा की तरह है, mg sin थीटा। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि ये जो बल है, mg sin थीटा एक बल का घटक है, तो इसका मतलब वो बल है। तो वो जो बल है वो एक त्वरण जनरेट करेगा, तो इसीलिए उस त्वरण को हम कहेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण। इस बल के कारण जो t माइनस एम जी कॉस थीटा है उसके कारण भी एक त्वरण होगा, और इस एम जी साइन थीटा के कारण भी एक त्वरण होगा, लेकिन ये स्पर्श रेखा में है एम जी साइन थीटा, तो वो स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। ठीक है, ये हमने mg के 2 घटक देख लिए। अब हम गोलक का त्रिज्य त्वरण यानी कि ये भी हम समझ लेते हैं। ये t माइनस एम जी कॉस थीटा, ये t इधर है, एम जी कॉस थीटा नीचे की साइड है, तो नेट बल t माइनस एम जी कॉस थीटा, तो उसकी वजह से जो त्वरण है उसको हम कहेंगे त्रिज्य त्वरण। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस पूरे को एक वृत्त ड्रॉ करते तो ये उसकी त्रिज्या होती, l लंबाई उसकी त्रिज्या होती। तो इसीलिए हमने कहा एक त्रिज्य त्वरण काम करेगा ऊपर की, मतलब जिस भी ऊपर की तरफ वो काम करेगा, क्योंकि फिर ये वृत्तीय गति में एक अभिकेंद्री त्वरण का काम करता। तो अभिकेंद्री त्वरण कितना होता है? A इज इक्वल्स टू, सोचिए, v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो v की जगह अगर हम लिखें v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, r क्या है यहाँ पे? l है, तो r की जगह आप लिखेंगे l और ओमेगा और इसका स्क्वायर, और अपॉन r की जगह फिर l लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर l कट जाएगा ना l उससे। इस तरीके से, इसीलिए हम इसे त्रिज्य त्वरण कह रहे हैं कि अगर हमने वृत्त बनाया इस वजह से। और जो दूसरा है, ये उसके कारण नेट त्रिज्य बल हो गया, और जो दूसरा है वो स्पर्श रेखीय त्वरण के कारण, जो नेट बल है वो mg sin थीटा है, और उसके कारण हमारे पास एक त्वरण है। ठीक है, क्योंकि बल है तो त्वरण जरूर होगा। अब जो हमारे पास ये त्वरण मिल रहा है हमें, ये तो चीजें हम समझ गए। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिखाना है? वैसे हम अपने पर्पस को नहीं भूल सकते, हमें ये दिखाना है कि ये जो गोलक है वो कैसी गति कर रहा है, सरल रेखा में कैसी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो सरल रेखा में ये गति कर रहा है, सरल आवर्त गति, उसको दिखाएंगे हम फोर्स से।
ठीक है? लेकिन फ़ोर्स जनरली हमारे पास mg sin थीटा है। यहाँ पे हमें मतलब मुझे क्योंकि लास्ट एंड रिज़ल्ट पता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा विस्थापन के टर्म्स में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा आ रखा है। तो अगर हम इसे कंसिडर करें क्योंकि ये इस तरीके से गति कर रहा है, तो हम इसे ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक टॉर्क काम कर रहा होगा। टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण काम कर रहा होगा। अब बल आघूर्ण में त्रिज्य त्वरण के लिए क्यों नहीं ले रही हूँ? जनरली हम इसके लिए इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि त्वरण ये जो बल आघूर्ण ये होता है, बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणा वहाँ जहाँ पे मतलब यहाँ पे हम ये पर्टिकुलरली ये चीज़ ले रहे हैं कि यहाँ से m जो m द्रव्यमान का यहाँ पे गोलक है, वो इस तरीके से जब ये गति कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर एक अक्ष है उसकी तरफ मतलब उसके चारों तरफ घूमने की प्रवृत्ति रख रहा है। थोड़ी देर के लिए भले क्योंकि वो ऐसे गति कर रहा है, फिर ऐसे लग रहा है कि फिर से गति कर रहा है। भले वो इसी के इधर-उधर इस पर्टिकुलर अक्ष के इधर-उधर ही गति कर रहा है, लेकिन हम वहाँ पे एक तरीके का घूर्णन गति को देख पा रहे होंगे। इसीलिए हम टॉर्क के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं कि थोड़ा घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है। भले ही पूरा घुमा नहीं पा रहा है जैसे इस तरीके से जैसे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, वैसे नहीं घुमा पा रहा, लेकिन एक घूर्णी गति की तरह व्यवहार ज़रूर दिख रहा है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे इसके कारण मैं टॉर्क क्यों नहीं ले रही हूँ, इसके कारण क्यों ले रही हूँ? क्योंकि टॉर्क इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? बल लिया आपने और उस पॉइंट से जिसके चारों तरफ ये घूम रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट मतलब घूर्णन बिंदु जो होता है, उससे जो पूरी जहाँ पे बल काम कर रहा होता है, उसकी बल की कार्यरेखा, जैसे बल अगर इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो उसकी कार्यरेखा एक्सटेंड हो सकती है पीछे-पीछे तक। तो उस बिंदु से यहाँ तक की जो लंबवत दूरी, यानी कि मान लें ये बिंदु यहाँ है, तो इसकी जो लंबवत दूरी होती है, मतलब ये लंबवत ये तो मैं कोण के लिए बता रही हूँ कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं, ये लंबवत दूरी यानी मान लिया ये L है, तो इन दोनों का गुणनफल, अभी यहाँ पे केवल गुणनफल के लिए मैंने क्रॉस यूज़ किया है, बाकी वैसे ये फ़ॉर्मूला थोड़ा जब हम लेते हैं सदिश गुणनफल में तो थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। उतना हम उस पूरे में नहीं जाएँगे हम। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे t माइनस mg cos थीटा के लिए, तो जो इस बिंदु से इस पर लंब होगा इस वाले पॉइंट पर, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन mg sin थीटा के लिए हमें वो लंब मिल जाएगा और mg sin थीटा इसको ऐसे घुमा रहा है। मतलब अगर मैं ऐसे रहूँ तो वो ऐसे घुमा रहा है। इस वज़ह से ये घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है। इस वज़ह से ही उसके लिए हम टॉर्क कंसिडर करते हैं। ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे आपको समझना है। तो चलिए अब टॉर्क का पूरा लिखते हैं। धुराग्र यानी ये धुराग्र बिंदु जो सब फर्स्ट स्लाइड में भी लिखा हुआ था या घूर्णन बिंदु हम कह सकते हैं। बल आघूर्ण टॉर्क इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस को अभी मैं समझाती हूँ, L यानी कि ये दूरी, यहाँ पे घूर्णन बिंदु है, यहाँ पे बल काम कर रहा है, तो ये लंबवत दूरी L है, ठीक है? और mg sin थीटा तो ये फ़ोर्स है, वो हम समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो टॉर्क यहाँ पे काम कर रहा है, ये उसको उसकी माध्य स्थिति में ला रहा है। फिर जब ये दूसरे एंड पर काम कर रहा है, फिर ये अपनी माध्य स्थिति में उसको लेकर आना चाह रहा है। इसका मतलब जितना भी पूरी मतलब वो जो टॉर्क की दिशा है, वो हमेशा माध्य स्थिति की तरफ है, विस्थापन के विपरीत। जैसे हम माइनस हमेशा लगाते हैं, तो इसीलिए ये माइनस है। और फिर ये माइनस ये भी बता रहा है कि ये एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, यानी कि हमेशा रिस्टोर करना चाहता है अपनी पुरानी स्थिति को, माध्य स्थिति में लाना चाहता है उस पूरे बॉब को, जिसको हमने विस्थापित कर दिया था, ठीक है? और यही चीज़ हमने कहाँ पे देखी थी? विस्थापन के परिणाम को में मतलब जो हम शुरू से सीखते आए हैं कि विस्थापन के परिणाम, यहाँ पे विस्थापन ज़्यादा हो गया तो उसके परिणाम को कम करना चाहता है। फिर एंड में मतलब साम्य स्थिति से विस्थापन ज़्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए वो इधर साम्य स्थिति की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए वो नेगेटिव चिन्ह है, ठीक है? अब घूर्णी गति के लिए न्यूटन का नियम बताइए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें फ़ोर्स के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो फ़ोर्स जैसा है। सिंपल सा हम फ़ोर्स से ही बताएँगे, फ़ोर्स इज़ इक्वल्स टू ma होता है। वैसे ही हमारे लिए घूर्णी गति के लिए क्या लिखा जाता है, याद कीजिए, फ़ोर्स की जगह लिखते हैं टॉर्क और m की जगह लिखते हैं I और a की जगह लिख देते हैं अल्फ़ा, ठीक है? क्यों? I हमारा क्या हो जाता है आपके पास? घूर्णी जड़त्व हो जाता है और अल्फ़ा हो जाता है कोणीय त्वरण। यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे अल्फ़ा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? ये कैपिटल A नहीं है, अल्फ़ा है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने पिछली स्लाइड में जो दोनों टॉर्क मिले थे हमें, इसको मैं अभी दिखाती हूँ, जैसे ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क, इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे, त्वरण में हम इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैं इसलिए ये बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है लास्ट रिजल्ट क्या आने वाला है। ये अभी मैं एक बार आपको बताऊँगी भी हमने ऐसा क्यों किया ये सब। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू ये आ जाएगा, आई को जब हम राइट साइड लेकर चल जाएँगे। अब आप इस समीकरण में देखिए, हमने कहा था लघु विस्थापन। लघु विस्थापन अगर होंगे तो ये जो थीटा होगा ये बहुत छोटा होगा।
तो इसी वजह से हमने क्या किया, थीटा के छोटे मानों के लिए, अब ये हम ये कह सकते हैं, अगर आप इस साइन थीटा को देखें तो थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा बहुत छोटा है। ये आप कैसे देख सकते हैं, साइन थीटा का एक्सपेंशन ऐसा होता है, ये मैथ्स में आपने देखा होगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर थीटा की बड़ी-बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो वो जो चीज़ें हैं वो छोटी-छोटी होने लग जाती है। इसका मतलब आप साइन थीटा को थीटा कंसिडर करते हैं। ये आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं। ये टेबल है, यहाँ पे अगर आप रेडियन में देखेंगे, ये अंश में है, जैसे 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, लेकिन ये रेडियन है, 0 रेडियन, 0.087। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि 0 से 20 रेडियन तक, मतलब 0 से 20 अंश तक अगर आप जाएँ और 0 से इतने रेडियन तक आप जाएँ, वही चीज़ रेडियन में कन्वर्टेड है यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं रेडियन में कन्वर्टेड है। तो अगर आप उसी साइन के मान को वहाँ पे रखेंगे, जैसे आप साइन थीटा आपने 0 लिया, तो साइन 0 का मान वही आता है जो थीटा का होता है, यानी कि साइन 0 का मान वही है जो 0 का है। साइन 0 इज़ इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है। अगर आप थीटा की जगह 0.087 रखें, तो आपके पास साइन 0.087 भी 0.087 ही आएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आएगा हर एक, कहाँ तक के लिए, जब तक रेडियन में आप माप लेंगे यहाँ तक, डिग्री में आप अंश में आप लेंगे 20 तक, यानी कि आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके लिखेंगे अगर 0.349 तक, 20 अंश तक वालों को जब रेडियन में आप लिखेंगे तो उनका मान साइन थीटा का मान रेडियन में उतना ही आता है, लगभग उतना ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा के छोटे मानों के लिए साइन थीटा का मान उतना ही रहता है रेडियन में। ठीक है, ये हम ज़रूर कहेंगे रेडियन में। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि जो पीछे हमने साइन थीटा था उसको हमने थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। इसको आप कंपेयर कीजिए इस समीकरण से, जो सरल आवर्त गति की समीकरण है। यहाँ पे ये त्वरण है, यहाँ पे कोणीय त्वरण है, यहाँ पे ये थीटा कोणीय विस्थापन है, यहाँ पे ये एक्स क्या था, नॉर्मल विस्थापन था माध्य स्थिति से, और ये थीटा भी माध्य स्थिति से कोणीय विस्थापन था, और बाकी ये सारा का सारा जो चीज़ है ये कांस्टेंट है। जैसे ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, माइनस यहाँ पे भी माइनस है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है, ये सरल आवर्त गति को दिखा रही है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ दिखा दी कि ये पूरा का पूरा जो सिंपल पेंडुलम था, वो थीटा के छोटे मान, यानी कि जो माध्य स्थिति से लघु विस्थापन थे, उनके लिए एक सरल आवर्त गति को दिखा रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने शो कर दी। तो अब आप याद कैसे रखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें? आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस आपको त्वरण पे काम करना है, आपको सिंपल पेंडुलम याद रखना है और वहाँ से उस पे बल देखना है। बल से आपको ये याद रखना है कि उस पे त्वरण काम कर रहा होगा। वो जस्ट आपको समझाने के लिए बताना है कि ये इस पे त्वरण है, स्पर्शरेखीय त्वरण भी है तो एक टॉर्क भी होगा। आपको टॉर्क पे काम करना है। मतलब आपको बस ये याद रखना है, मुझे ए चाहिए। तो ए कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं थीटा के टर्म्स में। थीटा के टर्म्स में टॉर्क से मिल जाएगा। ठीक है? तो टॉर्क से मिलेगा, तो आपको बल जो न्यूटन का नियम है वो घूर्णन गति के लिए वो याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। वहां से आपको अल्फा निकालना है, इसीलिए हम ज्यादा जोर दे रहे थे अल्फा पे। ठीक है, वैसे अल्फा को क्यों ज्यादा तवज्जो दे रहे थे, यानी कि इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे थे, क्योंकि थीटा था वहां पे, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिए, ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे ये पूरा का पूरा, तो इन दोनों को सिमिलर मतलब एक दूसरे के इक्वल में लिख सकते हैं। तो हमने जब इक्वल लिखा तो ओमेगा स्क्वायर का जो स्क्वायर था वो उधर जाके यहाँ पे अंडर रूट बन जाएगा, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको एक और टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आवर्तकाल का मान निकालूं तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी लिखा और टी का मान निकाल लिया, सब्सटीट्यूट किया है, बस ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर एक चीज़ हमने मानी है, ये चीज़ पूरी हमने मानी है, वैसे डोरी को द्रव्यमानहीन माना है। द्रव्यमानहीन यानी उसका जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। तभी तो वो बिल्कुल, उसके द्रव्यमान को हम यहाँ एम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो तभी ये आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे एम एल स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एल का कैंसिल हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला। तो ये सरल आवर्त गति का फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे। इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो ये इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से सरल लोलक को अगर हम डिफाइन करें, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक द्रव्यमानहीन गोलक है, दोनों यदि, मतलब सरल लोलक में अगर यहाँ पे लिखना चाहिए कि यदि हमने किसी द्रव्यमानहीन, ये दोनों नहीं है, यदि किसी द्रव्यमानहीन लंबाई में न बढ़ने वाली और पूर्ण लचकदार डोरी, यानी कि ये लंबाई में नहीं नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब एक्सटेंड नहीं होगी, पूर्ण लचकदार है यानी कि इधर उधर खिसक सकती है, तभी तो इधर उधर गोलक खिसकेगा। तो अगर हमने ऐसी डोरी ली और उस डोरी के एक सिरे पर भारी कण गोलक को लगाया, गोलक यानी बॉब,
और दूसरे सिरे पर यानी कि दूसरे सिरे को उसके आधार से मतलब दृढ़ आधार से लटका दे, तो ये जो पूरा समायोजन यानी कि ये पूरा अरेंजमेंट है वो है एक सिंपल पेंडुलम और यहाँ पे ये दोनों नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो आवर्तकाल आया है वो इतना है। लघु विस्थापनों के लिए ये जो सरल लोलक होगा वो सरल आवर्त गति दिखाएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो लोलक का आवर्तकाल है उसकी निर्भरता किस-किस चीज़ पे है, लंबाई पे और जी पे। यानी कि वो केवल इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो लंबाई है यहाँ से दृढ़ आधार से यहाँ तक बॉब की, उस पे और जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसके मान पे। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा आपने जो पदार्थ लिया है गोलक का वो किस चीज़ का है यानी कि मान लिया सोने का है, चाँदी का है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ पर इस पे डिपेंड नहीं कर रहा और ना इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि वो ज़्यादा है, कितना कम है, इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी लंबाई दी है, उस पे डिपेंड कर रहा है और कितना गुरुत्वीय त्वरण है। इसीलिए जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ, आप उपग्रहों पे चले जाएँ। उपग्रह जैसे आप मान लीजिए चंद्रमा पे चले गए, वहाँ पे जी का मान 0 होता है। तो अगर इस फ़ॉर्मूले में जी का मान 0 हो गया, तो इस टी का मान कितना हो जाएगा? टी इज़ इक्वल्स टू ऊपर कुछ संख्या है अपॉन में 0 आ गया, मतलब ऊपर कुछ ना कुछ नंबर है, n मान लिया, कुछ ना कुछ मतलब ये इससे कुछ ना कुछ आने वाला है। नीचे 0 हो गया, तो वो पूरा का पूरा संख्या अनंत। इसका मतलब टी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा सरल लोलक इधर-उधर गति कर रहा है कि नहीं। इसीलिए वहाँ पे हम सरल लोलक वाली घड़ियों को नहीं लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे फिर हमें दूसरी घड़ियों को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे स्प्रिंग की जो घड़ियाँ होती हैं उनको। ठीक है, इसी तरीके से जी का मान अगर हम ऊँची जगहों पर चलें या जो पृथ्वी के नीचे गहराई पर होता है, तो जी का मान घटने लग जाता है या ऊपर जाने पर घटने लग जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर जाने पर जो ये सरल लोलक वाली घड़ियाँ होती हैं, वो थोड़ी सुस्त हो जाती हैं। सुस्त यानी कि क्योंकि जी का मान कम यानी कि टी का मान ज़्यादा। तो इसका मतलब उनका जो आवर्तकाल होगा वो कम मतलब आवर्तकाल क्योंकि जी का मान कम तो आवर्तकाल हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब वो ज़्यादा समय लेंगी इस पूरी गति को करने के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सबसे पहले तो सरल लोलक सिंपल पेंडुलम को समझा, ये इसका डायग्राम था और मध्यमान स्थिति से लघु विस्थापनों के लिए हमने लोलक की गति देखी कि ये कैसे सरल आवर्त गति है, इसके पूरे अरेंजमेंट यहाँ पे कितना-कितना फ़ोर्स लग रहा है, इन चीज़ों को समझा और यहाँ पे कैसे-कैसे समझा, सबसे पहले दोनों फ़ोर्सेस को समझा, ठीक है? और फिर उसके बाद टॉर्क को देखा क्योंकि टॉर्क से हमें मिलेगा अल्फ़ा। इन दोनों को इक्वल किया एक दूसरे के और अल्फ़ा का मान निकाला और इसकी तुलना कर दी हमने जो हमारा सरल आवर्त गति के फॉर्मूले से और यहाँ से निकाल लिया हमने टी के मान को। फिर हमने टी का मान देखा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, किस-किस चीज़ पर आवर्तकाल निर्भर करता है। उसके बाद हम अगली वीडियो में कुछ उदाहरण करेंगे। उदाहरण 13.7, उदाहरण 13.8 और 1-2 उदाहरण और कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए और अभी के लिए थैंक यू।